लाइट्स, कैमरा और एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। हॉरर फिल्म से लेकर के माइंडफुल सोलफुल म्यूजिक तक हर जगह धूम मचाने वाली नवाबों के शहर से उठकर एक ग्लोबल इम्पैक्ट छोड़ने वाली नन अनदर देन टिया बाजपेयी की मैं बात कर रही हूँ। और आज उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो चलिए सीधा बिना किसी देरी के चलते हैं उनके पास और जान लेते हैं उनकी कहानी। मैं कह रही हूँ बहुत सारे सामान लेकर के आज आपके पास आई हूँ, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक्साइटेड हैं या कहीं थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो? नहीं, मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं आपकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बात करने वाली हूँ। जी 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 जरूर। मैं बस शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ। एकदम आपका करियर जब से स्टार्ट हुआ था तब से आपकी शुरुआत करते थे। देखिए, हमने सबसे पहले आपको सारेगामापा 2005 में देखा था, तब से आज आप देख रही हैं। तो जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जर्नी जो है आपके साथ साथ कहीं ना कहीं बनती गई है, या फिर जितने चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं उसमें आपने खुलकर साथ दिया है, अपॉर्चुनिटीज को खुलकर एक्सेप्ट किया और उसमें चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ी है। मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है हर एक वो चैलेंज जो जिंदगी में मुझे मिला है, और हर एक जो गलतियां मैंने की हैं, और हर एक इंसान से जिससे भी मैं मिली हूँ कुछ ना कुछ मुझे सिखा के गए हैं। वो गलतियां भी मुझे जो है बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स आज मैं जो हूँ वो आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और बहुत कुछ सीख पाई हूँ। तो आई थिंक मिस्टेक्स मेक यू वाइजर। और जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही है। एक लखनऊ की लड़की आज यहाँ तक पहुंच गई है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत रहा है आज अभी तक का सफर। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ज्यादा आपका ट्रांजिशन मैंने बहुत ज्यादा, अब इससे इंस्पायर भी मैं बहुत होती हूँ कि फ्रॉम लखनऊ टू द ग्लोब, ये ट्रांजिशन, ये प्रोफेशनली या पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो कितना चैलेंजिंग रहा है? देखिए, मैं हमेशा मेरी जर्नी को कहती हूँ फ्रॉम लखनऊ टू द वर्ल्ड, क्योंकि चैलेंजिंग ऑफ कोर्स रहा है। जब मैंने शुरू किया था तब सोशल मीडिया नहीं था, तब कोई आपको ये नहीं था कि बहुत इजीली आप पहुंच सकते हो। तब ऑथेंटिक और प्योर टैलेंट के ऊपर चीजें थी। ऑडिशन देना पड़ता था, इतनी लंबी लाइन में खड़े होके। उसके बाद जो है फिल्मों के लिए भी ऑडिशंस होते थे, और हर एक चीज बहुत ही टैलेंट बेस्ड रही है शुरू से। और सारेगामापा की मैं बात कहूँ तो वो बिना ट्रेन क्लासिकल सिंगर्स को एंटरटेन भी नहीं करते थे उस वक्त। तो आपका बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक जो एजुकेशन थी वो म्यूजिक की एजुकेशन होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। सो आई थिंक वो एक बहुत खूबसूरत चीज रही है मेरी जर्नी की। और चैलेंज जब आपका टैलेंट आपके साथ होता है ना, और जब आप अपने टैलेंट पे मेहनत करते हैं तो चैलेंजेस भी आसान होते जाते हैं। तो वो एक खूबसूरत चीज रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे आपने भी कहा कि टैलेंट जो है एक बहुत चीजें आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तो कहीं ना कहीं आप भी एक आउटसाइडर थी जो सिनेमा में आई, या फिर सिंगिंग, जो भी हमारी सिंगिंग कंट्री है, सिंगिंग उसमें आए, उसमें आउटसाइडर होना या फिर एक स्टार किड होना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है। आप एक आउटसाइडर थी, तो आपके पास अगर मैं बात करूँ तो कितने चैलेंजेस आए, या फिर कहीं ना कहीं लगता है कि नेपो किड्स या फिर स्टार किड्स की वजह से टैलेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, या फिर इवेंचुअली टैलेंट अपने आप को खोज ही लेता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्टार किड्स है ना, उनका बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि वो सबको जानते हैं। वो क्योंकि इसी माहौल में बड़े हुए हैं, इसी माहौल में वो बचपन से एक बच्चा जो, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं बचपन से जो हूँ स्कूल जाती थी, उसके बाद म्यूजिक स्कूल जाती थी, और हमारा माहौल अलग रहा है। वो बच्चा हमेशा से बचपन से वो अपने पेरेंट्स को फिल्मों में काम करते देख रहा है, या बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, उनकी गोद में खेला है। अब वो जब बड़ा होगा तो उसका कंफर्ट लेवल आउटसाइडर्स के कंफर्ट लेवल से बहुत ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन आज मैं अच्छी चीज ये कहूंगी कि आज की जो ऑडियंस है ना, वो यू कैन नॉट फूल देम। वो बड़ी खूबसूरत चीज है। जो हमारी जो इंडिया की ऑडियंस है, हमारे जो ग्लोबली जो लोग हैं ना, वो टैलेंट को आज सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बड़ी खूबसूरत बात रही है। क्योंकि अगर आप में टैलेंट है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर एन आउटसाइडर और यू आर अ स्टार किड, आपका टैलेंट आपके लिए बोलता है। बट बाकी सिर्फ जो बेनिफिट वो ये रहा है कि हमें आके मुंबई में घर ढूंढना पड़ता है, हमें आके मुंबई में पहले अपने आप को सेटल करना पड़ता है, उसके बाद हम काम करने जाते हैं।
स्टार किड्स हमेशा से सेटल्ड रहे हैं, उनकी हर एक चीज टेकन केयर है, तो वो थोड़ी सी चीजें, यस दे हैव एन अपर हैंड, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक टैलेंट इज इनफ। बिल्कुल। अच्छा, लखनऊ की लड़की उठ करके एकदम ऐसे ग्लोबल लेवल पे आज धूम मचा रही है। एकदम जी स्टार्ट करा था लखनऊ से और अब आगे ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल काम जी किया जा रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत जी बधाइयाँ। और इस जी, लेवल से शुक्रिया। जर्नी आपकी रही है एकदम खूबसूरत। आप खुद कहते हैं कि मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। अब चैलेंजेस के साथ साथ अब थोड़ा सा कहीं ऐसा लगा कि डिमोटिवेशन या थोड़ी सी आ रही है, तो अगर डिमोटिवेट होती भी है तो किस तरह से इंस्पायर हुई है आप? देखिए, मुझे लगता है एक जो कलाकार की जिंदगी होती है ना, उसमें रिजेक्शन 90% है और एक्सेप्टेंस 10% है। तो वो रिजेक्शन किसी नॉर्मल इंसान को होगा ना, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ही हमारी कला के लिए जो प्यार है ना हम लोगों को, दैट कीप्स अस गोइंग। मैं बात अपनी करूँ तो हमेशा से ये रहा है कि डिमोटिवेट तो हम भाई बहुत बार हुई हो इंसान को। डिमोटिवेशन हमारे इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, क्योंकि कई बार आप ऑडिशन देने जाते हो, आप सेलेक्ट नहीं होते हो, आपको लगता है अरे यार जिसको सेलेक्ट किया उससे तो मैं ज्यादा अच्छा काम कर रही हूँ, तो क्यों ऐसा हो रहा है। या फिर कई बार गाना रिलीज करते हैं वो नहीं चला, लगता है क्यों ऐसा हो रहा है। या अवार्ड्स होते हैं, क्यों मुझे अवार्ड नहीं मिला। बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि मेरा जो टैलेंट है ना, वो इट्स वर्थ गोइंग थ्रू दिस थिंग्स एंड इट्स वर्थ द रिजेक्शन। क्योंकि 100 रिजेक्शन के बाद जब वो एक एक्सेप्टेंस आता है ना, तो वो उन 100 रिजेक्शन को बहुत पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब अरिजीत सिंह के बाद आप भी, जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारी आपकी ऑडियंस है जो आपको इतना प्यार करती है, वो अब फिर से आपको देखती है एकदम इसे ग्लोबल स्पेस में आते हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन ज्यादा हो गया है, तो कहीं ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाओ तो उसका थोड़ा सा प्रेशर रहता है, या फिर एकदम चिल वाइब रहती है कि नहीं मैं कर लूंगी, सब कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं हमेशा प्रेशर से ज्यादा, मैं जो मेरे फैंस हैं, जो ऑडियंस है, जो लोग हैं जो अपना समय देते हैं, मेरे गानों को सुनते हैं, हमारी फिल्मों को देखते हैं, मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रही है हमेशा से। क्योंकि दुनिया में पैसे से ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वक्त। अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त दे रहा है ना, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि टाइम घूम के कभी नहीं आता है, जो टाइम गया वो चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो वो चीज लेके मैं हमेशा चलती हूँ। ये एल्बम भी जब मैंने बनाई थी, तो मुझे 8 महीने 9 महीने लगे हैं इसको कंप्लीट करने में। हमने 17-18 गाने बनाए, उसमें से 11 गाने जो है चुने हैं। तो वो जो 11 गाने इस एल्बम में, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और दूसरा, इसी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम लेके और थोड़ा सा जो है हर एक चीज को कॉशियसली सोच के मैंने किया है। क्योंकि जिस लेवल पे हम हैं, जिस ग्लोबल लेवल पे हम आज दूसरे आर्टिस्ट से compete कर रहे हैं, जो वो मजाक नहीं है, वो छोटी चीज नहीं है। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं, इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से किसी की जगह लेके यहाँ आई हूँ, क्योंकि बहुत टैलेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अपना 100% से भी ज्यादा बेस्ट देना है। मेरे पास ये प्रिविलेज नहीं है कि मैं कुछ भी बना दूं और कुछ भी रिलीज कर दूं और बोलूं कि हाँ ये म्यूजिक है। मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुनते हैं, आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर देम। और मुझे लगता है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजर्व करते हैं, अगर वो अपना समय मुझे दे रहे। तो वो एक थॉट रहा है हमेशा से, मैंने जो भी काम किया है उसके पीछे। एंड ग्लोबली ऑफ कोर्स ये एल्बम शायद इसी वजह से लोग पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी प्रोफेशनल बात हो ही रही है तो आपके ट्रैक की मैं बात कर लूं। लव माफिया इतना बड़ा ये प्यारा प्रोजेक्ट आपने इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस में निकाला। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मेरे को तो थोड़ा सा अफ्रीकन वाइब बहुत पसंद है, पहले से ही विज़किड बहुत एकदम मैं सुनती आ रही हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसमें। अब आपका भी मैंने स्वाहिली लैंग्वेज में सुना, आई वाज वेरी इंजॉइंग दैट। अगर मैं पर्सनली आपसे बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी लैंग्वेज में आएगी? हाँ, इसमें तो थोड़ी वाइब अच्छी आ रही है, पर्सनली आपको बहुत मजा आ रहा है। मुझे लैटिन जो है पर्सनली, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि लैटिन एक तो बहुत ही रोमांटिक लैंग्वेज है। इट्स अ डेड लैंग्वेज, लोग बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ते अमो और ये सारे शब्द जो है लैटिन से ही लिए गए हैं। तो मुझे और लैटिन बहुत चैलेंजिंग भी रहा है मेरे लिए, क्योंकि लैटिन के लिए इतनी जल्दी कोई कोच नहीं मिल रहा था, या फिर उसको
किस तरह से बोलना है, किस तरह से गाना है। और मेरे केस में मैं जो हूँ चलने से पहले दौड़ना सीख रही थी, क्योंकि वी हैड टू सिंग इन लैटिन। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग भी रहा है, मुझे बहुत पसंद है लैटिन लैंग्वेज। तो उस पे मैंने बैठ के बहुत रिसर्च की, थोड़े कोचेस से मिली और टीचर्स से जो है थोड़ी सी पढ़ाई भी करी, और उसके बाद जो है गाना किस तरह से लिखना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें करके जो है इस गाने को बनाया है, आमोरे जो गाना है लैटिन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहीं ऐसा लगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम अब ज्यादा आ रही है, नहीं हो पा रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम दे दी है, या फिर समझ नहीं आ रहा है कहीं क्या कॉन्टेक्स्ट डाला जाए, किस तरह से लिरिक्स कंप्लीट करी जाए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आई? अ, वो तो हमेशा ही होता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा किसी चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, बहुत ओवर सोचती हूँ कि ये कैसे करूँ कि ये खराब नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसको 100% परफेक्ट करूँ, क्योंकि मैं अपनी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो मेरे हर काम में हमेशा होता है। बिल्कुल। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, मुझे लगता है अच्छा ये, या उसके बाद बहुत सारी चीजें करने के बाद उसमें से जो बेस्ट होता है हम उसको फाइनलाइज करते हैं। तो हाँ, लैटिन में थोड़ा सा ये इशू हो रहा था कि अच्छा इसको कैसे लिखूं, कैसे शब्दों को मीटर में बैठाया जाए, कैसे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश हम बोलते हैं नॉर्मली तो बहुत इजी हो जाता है, बट लैटिन थोड़ा सा मुश्किल था। बट अगेन इसीलिए हमने इतना टाइम दिया है एल्बम को, और अगर ग्लोबल लेवल पे हम कुछ बना रहे हैं तो वो चैलेंजिंग तो होगा। इफ इट वाज इजी देन एवरीबॉडी वुड डू इट, वही वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लव माफिया एक बहुत एकदम ट्रैक मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे सुन रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें बात करूँ, लव माफिया जो है, अगर इसको पर्सनली बात करा जाए तो ये डार्क लव की थ्योरी का थोड़ा सा ट्राई करना, या फिर एकदम वो है कि एकदम लॉयल्टी, पैशनेट और ट्रूली इन लव टाइप चीजें, क्या है दोनों में, को एग्जैक्टली बताइएगा। तो देखिए, मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ। मुझे लगता है कि जो प्यार है ना, व्हेन यू चूज, आप भाई एक घर में पैदा होते हो, योर पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स, आपके भाई बहन है। लेकिन प्यार का रिश्ता, आपके दोस्त, ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो आप खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। तो इसमें लॉयल्टी बहुत जरूरी है। और आज का जैसा हो गया है जनरेशन, इट्स लाइक फास्ट फैशन, फास्ट फूड एंड फास्ट लव। सारे लोग बहुत फास्ट चीजें कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो उसमें आइडिया ये था कि जैसे माफिया फैमिलीज में लॉयल्टी होती है ना, माफिया में एक लॉयल्टी होती है, जितना भी मैंने मूवीज में देखा है, मुझे पर्सनली तो नहीं पता, लेकिन एक लॉयल्टी दिखाती कि उनके बीच में जो है बिल्कुल कोई आके तोड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वो आइडिया था बिहाइंड लव माफिया, कि लव शुड बी सो लॉयल कि जो है कोई उसे तोड़ ना सके। और आज के टाइम में मुझे लगता है जो जनरेशन है, लोग प्यार करना चाहते हैं लेकिन शायद उन्हें राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती है कि मैं पहल क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। तो वो मेरे एल्बम के जरिए मेरी एक कोशिश है कि शायद मैं पहल कर रही हूँ, शायद उससे लोगों को जो है प्यार की इंपॉर्टेंस पता चले। एंड आई एम अ वेरी लविंग पर्सन, आई लव लव, सो वो एक लव माफिया के लिए मेरी पहल है लोगों के लिए। अच्छा, आपके 11 ट्रैक्स रहे, अब वो 11 ट्रैक्स पे पर्सनली आपसे बोलूं कि आपके करीब सबसे ज्यादा कैसा है, मतलब आपकी स्टोरी से या आपको सबसे ज्यादा डिफाइन कौन सा करता है? जैसे आपने बताया, आप तो एकदम प्यार से एकदम चीजें संभालती है। तो अगर मैं इसी की बात करूँ, एक लोका बहुत ऐसे इंटेंस म्यूजिक टाइप चीज है, वही अगर मैं महका महका की बात करूँ तो एकदम जी, नॉस्टैल्जिक लव टाइप चीज है। तो पर्सनली आपको क्या करेक्टर डिफाइन करेगा? मुझे दो गाने डिफाइन करेंगे। एक तो ऑफ कोर्स मैका मैका, बिकॉज आई एम वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लविंग। और दूसरा नॉस्टैल्जिक। जी नॉस्टैल्जिक, और दूसरा आमोरे, क्योंकि उसमें ये है कि मैं ईगो नहीं रखती हूँ रिश्तों में। मैं बहुत जल्दी रिश्ते बनाती नहीं हूँ, लेकिन अगर बनाती हूँ तो मैं ईगो बिल्कुल नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि सामने वाला अगर कोई गलती करे तो समझ के माफ कर देना चाहिए, अनटिल अनलेस इट्स लाइक अ सिन, इट्स लाइक समथिंग जो बिल्कुल ही माफ करने लायक नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, या थोड़ा सा झगड़ा हो गया, या कोई बात
बाती हो गई, मुझे लगता है नहीं कि रखा ईगो जाए। नहीं रखना चाहिए, वो माफ कर हाँ। देना चाहिए। तो अमोरे और महका महका 2 ट्रैक्स है जो मुझे बहुत डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके ना एक बहुत ज्यादा जुगनी जो आपने रिफ्रेश किया था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत रील्स बनी, काफी लोगों को पसंद आया। तो कहीं ना कहीं एक चीज डाउट थी या फिर कि जुगनी ऑलरेडी एक ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक है जिसे बहुत लोग ऑलरेडी पसंद करते हैं, उसमें दोबारा लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, कैसा मार्केट में हिट होगा, क्या थोड़ा सी दिक्कतें इसमें रही थी? ये जुगनी जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से जुगनी सुनती आई हूँ, और जुगनी के पीछे थॉट प्रोसेस यही था कि मैं एक टियाज वर्जन ऑफ जुगनी बनाना चाहती थी। और मेरे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं प्रिंस रोमान, वो हमेशा बहुत ही अलग किस्म का म्यूजिक करते हैं। तो उस समय जब हमने जुगनी किया था, ईडीएम और जुगनी हमने मिक्स करके, बिकॉज वो पहले कभी नहीं हुआ था, सो जुगनी को एक नए अंदाज में मैं पेश करना चाहती थी। एंड ऑल्सो जुगनी की जो वाइब है ना, बहुत ही इट गोज विद माय वाइब, मुझे ऐसा लगता है। मुझे थोड़ा सा सूफी गाना पसंद है, सो जुगनी एक रिक्रिएट मैं करना चाहती थी, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ जो जुगनी वर्ड है ना, लाइक ए रमाला ली वाले जुगनी जी, हमने सिर्फ वो जो है यूज किया है। बाकी पूरा गाना मैंने खुद लिखा है और पूरा गाना ही अलग बनाया है हमने। सो दैट जुगनी वाज जस्ट देयर फॉर द रिकॉल वैल्यू, बट वो गाना पूरा नया है, दूसरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आया, काफ़ी लोगों ने इसका प्यार भी दिया और बहुत एकदम वायरल भी गया था ये। अब मैं जी सिंगिंग करती-करती एक्टिंग वाइब की तरफ आती हूँ, क्योंकि ये जहाँ आपने स्टार्टिंग करी थी सिंगिंग से, उसके बाद आपने टीवी शोज़ किया कि घर की बेटी, जी घर की लक्ष्मी आप बेटी जो होती है, उसके जी बाद आप सीधा अपना मूवी लाइन में आ गई, मूवी थिएटर्स वगैरह जितना भी आपने किया, उसके बाद आप एकदम ग्लोबल इम्पैक्ट। तो सबसे पहले जो टीवी सीरियल का मैं थोड़ा-सा बात करूँगी कि टीवी सीरियल जो किया, उसपे क्या आपका वो रहा कि तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या एक्चुअल चीजें वही थी, क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगर बनूंगी। और मैंने लखनऊ से भातखंडे से म्यूजिक की तालीम ली हुई है मैंने, तो वो कभी कहीं था ही नहीं। फिर मैंने जब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद ऐसा हो गया कि एवरीबॉडी वाज लाइक कि आप इतने अच्छे दिखते हो, आपको एक्टिंग में एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको करना चाहिए। और वहां से मुझे जो है घर की लक्ष्मी बेटियां ऑफर हुआ। और जब मैंने वो सीरियल किया, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये कुछ नई चीज है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने फिर बहुत सारे वर्कशॉप्स किए एक्टिंग के, और बहुत सारे ट्रेनिंग ली, ताकि क्योंकि मैंने पहले कभी एक्टिंग करी नहीं थी। बट वो जब मैंने कैमरा को फेस किया और मैंने एक्टिंग करना शुरू, शायद वो नेचुरल जो है चीजें होती गई। सो एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं थी। मेरा पहला शो था, मैं बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी। बट वो कैरेक्टर को मैंने जो है, जैसे अगर मेरे साथ पर्सनली कुछ होगा, मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगी, किस तरह से बिहेव करूंगी, आई थिंक वो एसेंस उसमें टिया का शायद मैंने उसमें डाला था। इस वजह से वो कैरेक्टर इतना आइकॉनिक रहा, और उसको इतना वन ऑफ अ, वो टीवी सीरियल आज भी वन ऑफ अ काइंड मैं कहती हूँ, क्योंकि पहली बार उसमें जो फीमेल लीड थी वो रो नहीं रही थी, वो चीजों को बदलने की कोशिश कर रही थी, वो शी वॉज द चेंज दैट शी वॉन्टेड टू सी। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, बहुत छोटी उम्र में किया था। तो उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसकी इम्पोर्टेंस और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मुझे याद है जब मैं गुजरात शो करने जाती थी, तो लोग मेरे जैसे कपड़े गुजरात में लड़कियां पहन के घूमती थी उस कैरेक्टर का। सो दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि ये डेस्टिनी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्टिंग चोज मी, इट वाज माय डेस्टिनी टू डू दिस। और आई थिंक इट्स ग्रैटिट्यूड है, मुझे सिर्फ अपनी ग्रैटिट्यूड है मेरे दिल में, क्योंकि बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। बिल्कुल। ऐसा कहीं फिर अब टीवी सीरियल से फिर आप आए मूवी में, मूवीज आपने करी। अच्छा, जितना हम आपको देखते हैं एकदम लव, एकदम प्यारी सी पर्सनालिटी, और एकदम से सीधा हॉन्टेड मूवीज अधिकतर आपको मिलेंगी। एकदम अलग पर्सनालिटी, अलग करेक्टर। इसके बाद ही कहाँ से सोचा कि नहीं यार इस जॉनर में जाना चाहिए, ये जॉनर थोड़ा सा, क्योंकि एकदम ही ऑपोजिट है आपकी पर्सनालिटी से।
तो देखिए, हॉन्टेड से पहले भी मैं एक्चुअली विक्रम सर की कंपनी के साथ म्यूजिक एल्बम कर रही थी। हमने गाने भी पूरे रिकॉर्ड कर लिए थे, और उसका जब फोटोशूट हुआ था, दैट्स व्हेन विक्रम सर सॉ मी। और हॉन्टेड में मेरा कैरेक्टर जो था वो एक सिंगर का था, शी सिंग्स एंड प्लेज द पियानो। सो वहां से आई थिंक उन्होंने मुझे जब देखा मेरे फोटोशूट पे एंड ऑल दैट, तो उन्होंने मुझे हॉन्टेड ऑफर की। अगेन आई वुड से डेस्टिनी, एक्टिंग चोज मी अगेन, ये मैं कहना चाहूंगी। और एक बॉलीवुड की फिल्म, आई थिंक इट बी अ स्टूपिड पर्सन हु से नो टू इट। Yeah. जब उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की ना, तो अगेन हॉन्टेड एक वन ऑफ अ काइंड फिल्म है, जो आज भी हॉन्टेड जिसे लोग बोलते हैं कल्ट फिल्म रही है। इट्स बीन वन ऑफ अ काइंड। उसमें टाइम ट्रैवल है जो अपने समय से बहुत आगे और बहुत ही कहूंगी फॉरवर्ड स्टोरी रही है। तो वो भी एक्टिंग चोज मी अगेन। और वो जर्नी भी बहुत खूबसूरत रही है, क्योंकि मैं जब भी किसी काम को करती हूँ ना, मेरा दिमाग में मैं सिर्फ एक चीज लेके जाती हूँ कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। मुझे कहीं भी कम नहीं होना है, कहीं भी कामचोरी नहीं करनी है। मुझे पूरी मेहनत के साथ पूरे 100% अपना देना है। एंड उसके बाद इट्स पीपल्स चॉइस, ऑडियंस को क्या लगता है, ऑडियंस को क्या पसंद आता है। एंड आई थिंक दैट वर्क्स बिकॉज आई लुक द वे आई एम, बिकॉज मैं एकदम सॉफ्ट हूँ और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हूँ। शायद वो कॉन्ट्रास्ट काम करता है हॉरर फिल्मों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर आपने और भी कई फिल्म्स कर दी, फिर एकदम से बॉलीवुड से ब्रेक लेकर के अब एकदम से एक ग्लोबल इम्पैक्ट हमारे सामने दे दिया, एकदम सबके मन में छप छप गई ये तस्वीर की। हाँ भाई, इतना प्यारे ट्रैक्स आपने निकाले हैं। तो कहाँ से लगा कि नहीं यार, बॉलीवुड को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, अब करियर अपना सिंगिंग में वापस कंटिन्यू कर लेते हैं? तो देखिए, एक टाइम आया व्हेन 1920 इविल रिटर्न्स के बाद मुझे फिल्में ऑफर हो रही थी, काम ऑफर हो रहा था। बट देन बिकॉज 1920 इविल रिटर्न्स इतनी बड़ी फिल्म बन गई, मुझे लगता था कि इफ आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग बेटर देन दैट, वरना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने उस लेवल का फेम देख लिया है, मैंने उस लेवल का जो है, उस लेवल पे पहुंच के कैसा लगता है मैं वो महसूस कर चुकी हूँ। मुझे पता है कैसा लगता है। सो आइदर आई विल नाउ डू गुड वर्क, अदरवाइज मेरा म्यूजिक है, मैं शोज कर रही हूँ, मैं गाती हूँ, वो तो मैं हूँ ही। मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, वो कभी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। सो बात वहां आ जाती है। और दूसरी, मुझे हमेशा लगता है कि जो आपकी लेगेसी है ना एज एन आर्टिस्ट, उसमें थोड़ा सा अच्छा काम बहुत जरूरी है। एक समय के बाद एक टाइम होता है इंसान को मजबूरी में, बिकॉज हम आउटसाइडर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है, देयर आर बिल्स टू बी पेड। बॉम्बे एक बहुत महंगा शहर है, आसान नहीं है यहाँ पे सरवाइव करना, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं विच इज अंडरस्टूड थिंग। उसकी वजह से कई बार आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, शायद आप खुश नहीं पड़ता है, लाइक वन फॉर द हार्ट वन फॉर द किचन, एक किसी शो पे मैंने ये सुना था। तो वो करना पड़ता है। लेकिन जब आप उन चीजों से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हो, और जब आपको लगता है कि अब टाइम ऐसा आ गया है जब मैं शायद मजबूर नहीं हूँ, तो मैं उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं, अब मैं सिर्फ अच्छा काम करूंगी, बिकॉज अब जो भी काम मैं करूंगी दैट हैज टू गो इनटू माय लेगेसी। सो इसलिए आई थिंक एक बहुत ही कॉन्शियस ब्रेक था वो, कि या तो मैं करूं तो कुछ बहुत अच्छा करूं, अदरवाइज आई एम अ सिंगर, आई एम डूइंग शोज, आई एम मेकिंग म्यूजिक। उसके बाद आई थिंक व्हेन आई बीन वर्किंग विद प्रिंस रोमाल, सो आई गॉट इन टच विद मैक्सिमम रिस्क एंटरटेनमेंट, और वहां से लिली रोज जो मेरी फिल्म है उसकी शुरुआत हुई, बिकॉज देव सीन माई फिल्म्स। एंड द ब्यूटी इज दैट उन्होंने 1920 देखी हुई है। मैं खुद सरप्राइज थी कि पीपल इन यूरोप have seen 1920 evil returns, people in US have seen 1920 evil returns, and when I had a meeting with them, उन्होंने मुझे ऑफर किया like let's make लिली रोज। फिर वहां से लिली रोज की शुरुआत हुई, and today I'm here. बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ टिया, तो आपके हिसाब से आपकी लाइफ को एक प्रॉपर जो गाना डेडिकेट करता हो, सिर्फ आपका नहीं या फिर कोई और भी, कि हाँ ये गाना मैं अपनी लाइफ पे डेडिकेट करना चाहूंगी? मैं मुझे एक्चुअली लव माफिया का ही जो गाना है, टाइटल ट्रैक जो है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे कभी कभी मुझे लगता है शायद मैं ऐसी ही हूँ, बिकॉज मैं बहुत सीधी भी रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही हेड स्ट्रांग हूँ अपनी चीजों में से। उसके लिरिक्स भी ये है दैट आई वाज द प्रे बट नाउ आई एम ला मदरीना। सो वो ये है कि एकदम दैट छोटे से दो
शब्द आपको गाने पड़ेंगे इस बार हमारे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए स्पेशली, मैं तो जरूर सुनना चाहूंगी सामने से। I was the praying, I'm La Madarina. Cold as night, I move like ballerina. Love was a game, but now I'm a dealer. Heart made of steel with ammunition to kill ya. With every scar, my soul turned gasolina. Burning through lies, I'm a fire in arena. Cross to me once and you'll pray like a sinner. Love mafia, pledge to me and had no fear. वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बहुत इससे आपसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, एकदम एकदम Hi, इंस्पायर, thank you so much. मोटिवेशन बहुत मिलती है। अच्छा, इन सब चीजों की मैं छोटा सा आपके लिए भी एक गेम मैं रखना चाहूंगी, एक रैपिड फायर में आपसे बात करना चाहूंगी। वन वर्ड रैपिड फायर में स्टार्ट करते हैं। तो लव या लॉयल्टी, एक सिंपल सा क्वेश्चन, लव या Love ya, लॉयल्टी? लॉयल्टी, love ya, loyalty, loyalty, लॉयल्टी, ओके। पॉसेसिव लव या फिर पीसफुल लव? peaceful love. अच्छा, एक्टिंग या सिंगिंग? Both. I can't choose. I can't choose. कुछ तो एक तो चूज करना पड़ेगा। Singing. सिंगिंग, अपना अपन अपना उसमें लगता ही है। उसके बाद अच्छा, आपकी रिलेशन से मिला दी, चलो घोस्टिंग या कन्फ्रंटेशन? Oh, depends on the situation. But confrontation. बिल्कुल। अच्छा, मैं एक वर्ड में आंसर दीजिएगा, लव माफिया के लिए एक वर्ड। Global hit. ओह नाइस। अच्छा, रेड फ्लैग हैबिट जिससे आप एकदम टॉलरेट नहीं करेंगे? झूठ बोलना, मुझे झूठ पसंद नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये ग्रीन फ्लैग हैबिट जहां आप बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएंगे? Respect. ओह, ऑब्वियसली हर लड़की को respect। किसी के साथ एक ऐसी हैबिट जो आप अपने लिए इम्प्रूव करना चाहेंगे? मैं बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती हूँ, सो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे अपने आप में चेंज करना है, क्योंकि आई बिलीव पीपल, आई टेक पीपल ऑन फेस वैल्यू, बट अक्सर इंसान जैसे बोलते हैं वैसे होते नहीं है। अच्छा, लास्ट में मैं इस चीज को यही खत्म करूंगी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आप एक लास्ट मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। और मैं तो अपनी करियर की शुरुआत ही मैंने जी से करी थी, सो जी हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। सो थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। प्लीज गो लिसन टू लव माफिया, लाइक एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच टिया, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय बाय। तो ये थी लखनऊ जैसे नवाबों के शहर से निकला हुआ वो सोना जो आज मुंबई जैसे शहरों में धूम मचा रही है, और साथ ही साथ मुंबई के साथ लेकर के ग्लोबली भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस तरह का सोना हम सब के जहन में एक बहुत ही प्यारा इम्पैक्ट भी छोड़ के गए हैं, अपने गानों से, अपनी फिल्मों से बहुत ही सबका प्यार जीत चुकी है। तो इसी की तरह से और भी कई सेगमेंट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे जी भारत और मैं आप सभी के साथ महक शर्मा।